जुबान से कठोर लेकिन दिल से नरम। जी हां, आपका विधायक लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए शिमला विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज कैबिनेट मंत्री भी हैं, कानून मंत्री, शहरी विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल बीजेपी की कमान भी इन्होंने संभाली। लंबा राजनीतिक करियर, बात विस्तार से होगी, लेकिन सबसे पहले मंत्री सुरेश भारद्वाज के विधानसभा क्षेत्र से हम शुरुआत करेंगे। सुरेश भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी, प्रदेश की राजधानी है शिमला। सबसे पहले आपके कार्यकाल की अगर बात की जाए, क्या विशेष किया गया और क्या योजनाएं चलाई गई और उपलब्धियां क्या? शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन नगरी है। जी अंग्रेजों के कार्यकाल में आधी दुनिया पर जो राज्य उनका हुआ करता था जी वो शिमला से जो है वो संचालित होता था। जी सबसे बड़ी जो यहाँ की समस्या रही जी वो पानी की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जब शिमला को बसाया था तो वो 15,000 से लेकर 35,000 तक की आबादी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने व्यवस्थाएं की थी। उसके बाद शिमला पंजाब का हिस्सा रहा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना, तब भी इसमें जो है वो 1990 तक जो है वो कोई पानी इत्यादि में जो है वो काम नहीं हो पाया। पहली बार 90 में जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तो एक नई स्कीम पानी की यहाँ पर जो एडिशन हुई थी। उसके बाद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के टाइम जो है दूसरी स्कीम गिरी नदी से जो है वो पानी की यहाँ पर स्कीम जो है वो प्रारंभ की गई थी। लेकिन आज शिमला 2.5 लाख से 3 लाख तक की आबादी वाला शहर है और पर्यटक सीजन के समय जो है वो यहाँ की आबादी लगभग 5-6 लाख तक जो पहुंच जाती है। इसलिए पानी की बहुत बड़ी समस्या जो है यहाँ रहती है। पानी के सोर्सेज सूख जाते हैं और पानी की जो है वो जरूरत ज्यादा होती है। सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वो पानी की थी। मैं समझता हूँ कि इस कार्यकाल की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि शिमला के लिए आने वाले 2050 तक के ध्यान में रखते हुए सतलुज नदी से जहाँ कोल डैम का रिजर्वायर है, पानी जो है वो उठा करके लिफ्ट करके शिमला लाया जाएगा, जिसके लिए $180 मिलियन वर्ल्ड बैंक से सैंक्शन हो गया है और ये काम प्रारंभ हो चुका है। और शिमला को 24/7 पानी मिलेगा और लगातार मिलेगा जब तक सतलुज रहेगी। ये मैं समझता हूँ कि इस कार्यकाल की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो क्या विशेष हो रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत? शिमला हिमाचल प्रदेश का एकमात्र नगर निगम था। पिछले कांग्रेस सरकार द्वारा उस समय शिमला को इग्नोर करके धर्मशाला को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो है वो पहले राउंड में जो है वो डाला गया, जिसमें उस समय की प्रदेश सरकार ने गलत ढंग से जो है वो नंबरिंग करके शिमला को पीछे रखा। लेकिन धर्मशाला भी हिमाचल प्रदेश का नगर है, इसलिए वो भी स्मार्ट सिटी बने, हमें उस बात से जो है कोई एतराज नहीं है। लेकिन थर्ड राउंड में शिमला स्मार्ट सिटी बना। उसके पहले हमने जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आजकल उपराष्ट्रपति हैं आदरणीय एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने शिमला को अमृत प्रोजेक्ट दिया था, जिसके अंतर्गत शिमला में जो है वो विकास के कार्य हुए और लगभग 284 करोड़ रुपए के काम उस कार्यकाल में हुए। उसके बाद जब थर्ड राउंड में शिमला स्मार्ट सिटी बना तो प्रारंभ में क्योंकि मेरे पास शिक्षा विभाग था, इसलिए उस पर जो है वो मेरा बहुत ज्यादा जो है उसमें दखलंदाजी नहीं होती थी। लेकिन मुझे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2 साल पहले दिया गया। उसके बाद शिमला की मैं समझता हूँ कि संपूर्ण दिशा जो है और दशा जो है वो बदली जा रही है। ठीक है, शिमला की सड़कें जो सिर्फ रिक्शा में चलने के लिए बनी थी, आज वो डबल लेन बन रही हैं। सब जगह सड़कें चौड़ी हो रही हैं। पेडेस्ट्रियन जो है वो उनको चलने के लिए 37 किलोमीटर पूरे शहर में जो है वो पेडेस्ट्रियन पाथ जो है वो अलग से बनाए गए हैं। शिमला में
इसके अलावा जो पार्किंग की समस्या है जी उसके लिए विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जी और साथ ही साथ जो है वो जहाँ पर संभव हो सके वहाँ पर मैदान और पार्क बच्चों के लिए जो है वो बनाए जा रहे हैं। जी बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। अभी जी फिर से 1000 जो है वो ट्यूबलाइट जो है वो बिजली के ऐसे पोल्स को के समेत जो है वो शिमला शहर को जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनने वाले हैं। जी शिमला के लिए हमने हेल्थ एटीएम जो है उसकी व्यवस्था की है, जिसका टेंडर जो है वो हो गया है और वो आगे आने वाले समय में बनेगा। जी शिमला में विभिन्न स्थानों पर लिफ्ट बनाई जा रही हैं, ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं और एक दो स्थानों पर कंजेशन को खत्म करने के लिए फ्लाईओवर की व्यवस्था की जा रही है। शिमला शहर के अंदर के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्टॉल्स हैं जो लोगों के पास जो है वो मिले व्यापार चलाने के लिए जो है वो दे रखे हैं, उनको जो है वो नए सिरे से बनाया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है और बहुत बड़ी जो है वो वेंडर्स के लिए अलग से बिल्डिंग जो है वो बना करके उनको वहाँ पर बताया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शिमला जो है वो काफी हद तक जो है वो आपको बदला हुआ जो है वो नजर आएगा, जो शायद आज तक जो है बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं था कि कहाँ से सड़क चौड़ी हो सकती है। वहाँ पर हमने किसी एक भी व्यक्ति को हिलाए बगैर जो है वो सड़कों को चौड़ा किया है। ठीक है। शिमला नगर निगम की बात आपकी तरफ से कही जा रही थी, अभी आप पर आरोप लग रहे हैं, सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर शिमला नगर निगम चुनाव नहीं करवा रहे। पता लग गया है कि सेमीफाइनल मैच है, यहाँ से हार गए तो फाइनल ही गए। मुझे लगता है कि आपको ये गलत खबर किसी ने दे दी है। जी जनता टीवी तो गलत खबर नहीं करता है, मैं जानता हूँ। नहीं, आप आरोप लगा रहे थे। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना जी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के आदेश के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शिमला और सरकार को डिलिमिटेशन करनी थी वार्ड की जी और रोस्टर बनाना था। 10 मार्च 2022 को दोनों काम कंप्लीट हो गए थे जी। कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को चली गई जी। लेकिन कांग्रेस की जो नगर निगम में नेता सीमी नंदा जी हैं जी, उन्होंने अपने वार्ड को लेकर के पिटीशन हाई कोर्ट में डाल दी जी। और सीपीआईएम के जो पूर्व में पार्षद रहे हैं उन्होंने अपने वार्ड समर हिल को लेकर के एक पिटीशन डाल दी, जबकि वो वार्ड आज से नहीं अनेकों वर्षों से बने हुए हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। हाई कोर्ट में वो केस जो है वो लंबित पड़ा रहा, आर्गुमेंट्स भी हो गए लेकिन उसके बावजूद भी वो जजमेंट जो है वो लेट उसमें आई। जून में जब उसकी जो है जजमेंट आएगी, हाई कोर्ट जो है वो स्टे दे रखेगा, तो इसको लंबित करने का जो नगर निगम में डिले करने का काम है वो तो कांग्रेस और सीपीआईएम के जो उम्मीदवार है उन्होंने किया है जी। हिमाचल प्रदेश सरकार तो शुरू से ही जब डिलिमिटेशन की थी, रोस्टर बनाया था, सबसे तैयार है। हम हमेशा तैयार है, जब भी चाहे कानून के मुताबिक स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना चाहता है वो कराए। आजकल जो है वो इलेक्शन की क्वायत चल रही है, इसमें कोई सरकार का तो कोई लेना देना ही नहीं होता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो चुनाव कराएंगे तो चुनाव होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आरोप जो है वो जानबूझकर से लगाए जा रहे हैं जी। ये जो देर की है वो कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि चुनाव हों जी, क्योंकि उनको जो है वो स्वयं मुश्किल है, उनका घर जो है वो अपना जो है वो अभी एक नहीं है, उनकी नेता उनके पास नहीं है, अभी उनके 4-5 अध्यक्ष हैं उनके पास, और उनमें से भी जो एक अध्यक्ष है वो तो गुड़िया कार्ड के हुई, गुड़िया को भी ये कहती है ये तो बड़ी छोटी सी घटना है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। जी, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रही थी क्योंकि नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही क्योंकि पता है इनको ये हार जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो तथ्य है वो सामने है जी, क्योंकि हम जो है वो जो कोई बात छिपाने की इसमें नहीं है जी। हर चीज जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के सामने है। हाई कोर्ट में कौन गया ये इनको मालूम है, मैं नाम ले रहा हूँ जिन लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन की और हाई कोर्ट में कब तक पिटीशन रही और उसमें स्टे किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तो उसको अगली हियरिंग के लिए और
2-3 बार जो है उनको रखा जाए, बाकियों में से इलेक्शन करा दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट में जो है उनकी अर्जी की सुनी नहीं गई। वहां पर जो इनकी पिटीशन थी उस पर ही जो है वो सारी क्वायद हुई। ठीक है, पिटीशन डिसाइड हुई और उसके बाद डीसी को दोबारा से डीलिमिटेशन करने को कहा गया, उन्होंने वो भी करके दे दिया। ठीक है। सरकार अपने स्तर पर क्या कदम उठा रही है? क्या हाईकोर्ट से अपील करेगी सरकार के चुनाव जल्दी करवाइए? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करना होता है कुछ भी। जो हमारा एक्ट है और संविधान है उसके मुताबिक स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है जी। स्टेट गवर्नमेंट को करना था डीलिमिटेशन, वो कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट को उसके बाद बनाना था रोस्टर कि किसके रिजर्वेशन कैसे होगी, कितनी होगी जी, वो बना के दे दिए हैं। इसके बाद जो है वो अब उसमें वोटर लिस्ट बननी है या उसकी जो है वो इलेक्शन करवाना है। इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है जी। और उसमें जो डिले कांग्रेस के और सीपीआईएम के कारण हुआ है, अब उसको जो है वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाया जाए, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ठीक है, वापस आपके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं बड़ी तादाद में और ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या है। सुनने में आता है कि जो भी वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वादा करके जाते हैं कि हम वापस यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि ट्रैफिक की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा जो टूरिस्ट आता है यहाँ पर वो बार बार आता है जी। जो कहता है वो सिर्फ कभी कभी जो है वो जब फंस जाता है तब कहता होगा। टूरिस्ट कंजेशन है। मैंने जैसे प्रारंभ में ही कहा जी कि शिमला शहर अंग्रेजों के टाइम पर बसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जमीन एक्सपेंड नहीं हो सकती है जी। जितनी जमीन है उसी को हम जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहीं चौड़ा कर सकते हैं, कहीं तंग कर सकते हैं जी। तो आज जो है जो भी टूरिस्ट आता होगा, अगर आप भी यहाँ पर एज टूरिस्ट आए या अपने कॉस्टवर्नर से पूछे तो आपको पता चलेगा कि शिमला की सड़कें जो आज तक थी वो अब कितनी चौड़ी हो गई जी। और उन्हीं से जो है वो आप मालूम कर सकते हैं कि पैदल चलने वालों के लिए वहाँ क्या व्यवस्था है। हाँ, 2-3 बोटल नेक्स हैं जहाँ पर मतलब डेली जहाँ 50-60 हजार गाड़ियाँ आती हों वहाँ पर निश्चित रूप से जो है वो कुछ ना कुछ कंजेशन होने की जो है संभावना। यहाँ तो बड़े बड़े जो चौड़ी स्थान है, दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगे रहते हैं। तो शिमला में तो तंग स्थान है, मुश्किल से 2 गाड़ियां निकलने के लिए एक जगह जो है वो सड़क होती है तो उसमें जो है कई बार जाम लगता है। लेकिन उसके लिए भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम फ्लाईओवर बनाने के लिए जो है वो केंद्रीय सरकार से हमने निवेदन कर रखा है क्योंकि जमीन जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री की है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे रेलवे मिनिस्टर ने जो है तत्परता के साथ जो है वो अपनी टीम भेज करके सॉयल टेस्टिंग इत्यादि कर दी है। अगर हमारा सबसे बड़ा बोटलनेक है कंजेशन का, अगर हमको जो है वो परमिशन मिल जाती है, नोटिस मिल जाती है केंद्र सरकार की रेलवे की, तो हम यहाँ पर जो है वो फ्लाईओवर बनाने में सफल होंगे और कोशिश है कि इसको जो कंजेशन को जो है वो खत्म किया जाए, कंजेशन कम से कम हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आपके राजनीतिक करियर पर अब आते क्योंकि आपको लंबा अनुभव हिमाचल की राजनीति का है और ये तो हम सभी भलीभांति जानते हैं नेतृत्व परिवर्तन की आदत भाजपा को है। ऐसे में अगर प्रदेश की कमान अगर आपको मिलती है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, मैं जैसा आपने कहा कि लंबा राजनीतिक करियर है जी। मैं प्रदेश में छात्र राजनीति के द्वारा जो है राजनीति में आया था जी। और जिस समय हमने जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया था जी, या उससे पूर्व से ही हम जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है वो स्वयंसेवक बने हैं जी। तो किसी जो है वो पद की लालसा से नहीं बने थे। उस समय आरएसएस में जाना और एबीवीपी का काम करना जो है वो उससे कोई राजनीतिक आकांक्षा पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस विचारधारा का व्यक्ति जो है वो हिंदुस्तान में सरकार बनेगी, प्रदेश में सरकार बनेगी या कई नगर निगम में भी जो है वो इतनी स्थिति नहीं होती थी जी। तो इसलिए हमने कभी जो है वो कौन सी चीज हमको मिले ना मिले इस पर जो है कभी विचार नहीं किया है। पार्टी ने जो काम सौंपा वो काम जो है हमने अपने पूरी क्षमता के साथ करने का प्रयत्न किया है और आगे भी जिस प्रकार का काम सौंपेंगे वो काम करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर को जब बदलने की बात हो रही थी सुरेश भारद्वाज जी, तो चर्चाओं में सबसे पहले आपका नाम था, भी दावेदारी में शामिल थे उस वक्त और सुनने में आ रहा था कि आप अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या आप इसके लिए तैयार है कि भविष्य में अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो?
देखिए ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में ये सारी अटकलें लगाई जाती हैं यहाँ पे। जी। भारतीय जनता पार्टी में जो है वो केंद्रीय नेतृत्व है हमारा और बहुत सशक्त नेतृत्व है। जी। वो क्या तय करना है, कौन सी चीज जो है वो पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए और देश के लिए हित में है, उसको सोच करके जो है वो तय करते हैं। जी। इसलिए दावेदारी का भी यहाँ पर जो है प्रश्न नहीं पैदा होता है कि कौन जो है दावेदारी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अपने आप जो है वो केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जिसको जो काम सौंपना है वो उस काम के लिए तय करता है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो उस वक्त जमकर उन्होंने अफवाहें उड़ाई थी कि अमित शाह से आप मिलकर भी आ चुके हैं। देखिए अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं जी। और हिमाचल प्रदेश में मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर हूँ। जी। तो अमित शाह जी से मिलना, एक तो वो पार्टी के नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हर एक कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चाहता है कि मैं अमित शाह जी से मिलूं। जी। तो मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर हूँ प्रदेश का, इसलिए मुझे जो है उसमें आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए उनसे मिलने का अर्थ ये नहीं है कि भी कोई राजनीतिक आकांक्षा या महत्वाकांक्षा के कारण जो उसको मिला जाए। हम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो है वो हर एक से मिलना चाहते हैं जो पार्टी का बड़ा नेता है। और अमित शाह जी निश्चित रूप से जो है वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने देश में जिस चीज की जो है वो हम केवल नारे लगाया करते थे कि ये कश्मीर जो है वो हमारा है और वो अदानी वो सारे का सारा है, उसको जो है साकार करके दिखाया है उन्होंने। धारा 370 को जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में वापस लिया गया, लेकिन बेसिक आर्किटेक्ट उसके जो है वो अमित शाह जी हैं। तो ऐसे व्यक्ति से कौन नहीं मिलना चाहेगा। बिल्कुल। केवल बात उनसे मिलने से कोई अटकलें लगाई जाए कि वो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है या दावेदारी हो रही है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। ठीक है, अब एक सवाल आपसे यहाँ पर ये भी है कि आरोप ये भी लग रहा है कि अफसरशाही पर कंट्रोल नहीं है भाजपा का प्रदेश भर में। देखिए ये तो बड़ा आसान काम होता है, क्योंकि पार्टी में सरकार में बहुत लोग होते हैं जो काम अफसरशाही को बोलते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी योजना है जो प्रदेश में नहीं बनी। जितनी योजनाएं बनी हैं जो केंद्र में बनी है, आयुष्मान भारत बनी है केंद्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है इंश्योरेंस की, हिमाचल में हिम केयर योजना बनाई है उस पे, और वो इम्प्लीमेंट हो रही है सारे प्रदेश में। तो कोविड के दिनों में जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो जितना काम हुआ है वो अफसरों ने किया है ना। और बाकी भी जो जितनी प्रदेश में जो है योजनाएं बन रही हैं या प्रदेश में जो काम हो रहा है, जो विकास के काम हो रहे हैं, वो अफसरशाही के द्वारा ही तो हो रहे हैं। ठीक है भारद्वाज जी, यहाँ पर समय का थोड़ा सा अभाव है, समय का थोड़ा सा अभाव। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि 24 घंटे पानी यहाँ पर लोगों को मिलेगा। अब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3 महीने बचे हैं, अब ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी में हमें पानी नहीं मिल पाया, आप क्या कहेंगे? देखिए इस साल किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट, एक दो कंप्लेंट जो शिमला की नहीं है जी, हम शिमला से बाहर भी कहाँ पानी देते हैं जी, और पानी अगर सोर्स में ना हो तो मैनेज करना पड़ता है उसको। पानी जो है वो पैदा नहीं किया जा सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके जो है वो आप पानी पैदा करते रहे, ऐसा संभव नहीं होता है जी। इसलिए जब जितना पानी है, पिछले 4 वर्षों से 18 में क्राइसिस आए थे जब कांग्रेस की सरकार गई थी जी, एकदम से 70 करोड़ रुपए की योजना बना करके चाबा नामक स्थान से सतलुज से पानी जो है वो गुमा जहां से पानी आता है वहां पर डाला गया था। वो स्कीम चल रही है। तो इसलिए जो है वो इस प्रकार की बात करना कि भी पानी के 3 महीने रह गए या 2 महीने रह गए, वो तो सबको पता होता है, 5 साल का टाइम होता है जी। आखिरी सवाल मेरा यहाँ आपसे ये है कि 2 निर्दलीय विधायक अभी बीजेपी में शामिल हुए, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ऐन वक्त पर आपने शामिल किया है और कानून आपकी तरफ से तोड़ा गया, क्या कहेंगे? देखिए अगर कानून तोड़ा गया है तो उसका जो है रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं वो जी। उन्होंने कंप्लेंट की है ना स्पीकर को, तो उसका निर्णय हो जाएगा। उनके पास उसमें भी जो है 3 विधायक उनके पार्टी में गए थे, उनके खिलाफ भी हमने कंप्लेंट कर रखी थी, वो कंप्लेंट डिसाइड ही नहीं हुई जी। उनके आज भी जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पवन काजल जी, वो इसी तरह से निर्दलीय विधायक है। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें हमारे साथ सुरेश भारद्वाज जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से बताया गया उनके विधानसभा क्षेत्र, साथ ही प्रदेश के बारे में भी बताया गया कि क्या खास इस बार बीजेपी की तरफ से किया गया है, और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। इस बुलेटिन में